क्या हाल है। तारीख आज 16 नवंबर 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली ब्लास्ट की घटना से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। दिल्ली आतंकी धमाके के आतंकी उमर का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहा, जिसमें वो फरीदाबाद में दुकान पर फोन चार्ज करता हुआ दिखता है। और अभी अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज हुई। वहीं दिल्ली धमाके से जुड़े 3 डॉक्टरों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई। इधर दिल्ली ब्लास्ट के बाद बंद किए गए लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 और 3 को फिर से खोल दिया गया है। और अभी एक दिन पहले रात में आपको पता होगा, दिल्ली जैसा ही जम्मू के श्रीनगर में भी धमाका हुआ और ये भी काफी खौफनाक मंजर बना। इसमें भी 9 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में यह धमाका हुआ था। जब ये घटना घटी उस वक्त हरियाणा में बरामद विस्फोटकों की जांच कर रही थी टीम, इसलिए बहुत सारे लोग आसपास ही खड़े थे। यही वजह है कि फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक से श्रीनगर के थाने में 9 लोगों की जांच चली गई। 32 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सैंपल लेते वक्त अमोनियम नाइट्रेट में ये ब्लास्ट हुआ था। हालांकि ये कोई आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि ये एक हादसा है। जम्मू कश्मीर के DGP की तरफ से भी ये स्पष्टीकरण जारी किया गया। लेकिन ये भी ब्लास्ट इतना बड़ा था कि 300 से 600 मीटर तक दूर गिर गए बॉडी पार्ट्स भी, देखिए जरा। और वहीं अब एक खुलासा ये आ रहा कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए ISI ने कराया दिल्ली ब्लास्ट। जांच एजेंसियों ने बड़ा दावा किया है और अब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ भी दिखने लगा है। दिल्ली के लाल किला कार ब्लास्ट की जांच में खुफिया एजेंसियों को ISI की भूमिका के भी सुराग मिले हैं, जिसमें पता चला कि ISI ने अपनी भूमिका छिपाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का सहारा लिया, जिसमें अफगानिस्तान और तुर्की जैसे देशों को इस्तेमाल किया गया। वहीं खबर है, दिल्ली NCR से चल रहा था धार्मिक उन्माद फैलाने का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। नोएडा में भी हो रहा था अल फलाह जैसा ब्रेन वॉश। ये एक और सेंटर का भी खुलासा हुआ है। और इसके अलावा अब दिल्ली पुलिस का नया प्लान है। देखिए आप, दिल्ली की गलियों में अब पुलिस करेगी गश्त। PCR यूनिट में नई वैन और मोटरसाइकिलें भी शामिल है। दिल्ली पुलिस की इकाई को 55 नई वैन मिली और 156 नई मोटरसाइकिल मिली है, जिनके जरिए पुलिस कर्मी दिल्ली की संकरी गलियों में भी जा सकेंगे और यहाँ भी गश्त करेंगे रात के समय, है ना। और इस माहौल के बीच देखिए अब एक नया आदेश जारी हुआ कि मस्जिदों में रुकने वालों पर सख्ती बढ़ी। जमात के लोगों और कश्मीरियों को देने होंगे ये दस्तावेज। दरअसल दिल्ली बम धमाके के बाद पुलिस और प्रशासन ने नया ऑर्डर जारी किया। मस्जिदों के इमामों को निर्देश दिया गया है कि उनके यहाँ ठहरने वाले जमातियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। ये नए नियम के तहत अनिवार्य रूप से आदेश लागू करना होगा। और एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि इस पूरी घटना में जो मुख्य किरदार रही लेडी आतंकी, वो देश छोड़ने की तैयारी में थी। आतंकी शाहीन दिल्ली ब्लास्ट से ठीक 7 दिन पहले इसने अल फलाह यूनिवर्सिटी में पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाया था और इसका कोड नेम था मैडम सर्जन। ये जो डॉक्टर शाहीन सईद हैं, ये फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही बने फ्लैट में रहती थी और पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाया था, यानी देश छोड़ने की फिराक में थी। और दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर मध्य प्रदेश बुरहानपुर भी पहुंची NIA की टीम। संदिग्ध डॉक्टरों की तलाश में यूनिवर्सिटी नेटवर्क भी खंगाल रही है एजेंसी। इधर हरियाणा के नूह में भी डॉक्टरों का आतंकी कनेक्शन पकड़ा गया। हिरासत में लिए गए 3 डॉक्टरों का अल फलाह यूनिवर्सिटी से नाता निकला, देखिए जरा। और इधर अल फलाह यूनिवर्सिटी मस्जिद के इमाम की बीवी पत्नी भी सामने आई। बोली कि दोस्त का सामान रखने की कहकर मुजम्मिल ने कमरा लिया था और उमर तो रोज आता था मस्जिद। तो दोस्तों, फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी जांच में अब तक ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब अगले सप्ताह इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू हुई। ललन सिंह और संजय झा भी दिल्ली पहुंचे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो CM फेस को लेकर चिराग पासवान ने भी एक बड़ा बयान दिया है। और इधर राहुल गांधी ने एक बार फिर से बिहार चुनाव में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। बिहार में विपक्षी महागठबंधन की करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की घर बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहे और कांग्रेस बोली कि चुनाव में गड़बड़ी हुई, हम 2 सप्ताह में जवाब भी देंगे। तो इधर PM मोदी ने भी गुजरात में सूरत एयरपोर्ट पर बिहार के लोगों को संबोधित किया और इसमें प्रधानमंत्री बोले कि बिहार ने जाति की राजनीति को ठुकराया। जिन लोगों को हार मिली है उन्हें इस सदमे से बाहर निकलने में कई महीनों लग जाएंगे। PM मोदी ने भी जमकर विपक्ष की टांग खींची और अपने गुजरात के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री पंडोरी माता के मंदिर भी गए। यहाँ भी पूजा अर्चना की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर गुजरात के नर्मदा में 9,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और भी 2,000 करोड़ की कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की। कल बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर आपको पता होगा, देश भर में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन हुआ और इस आयोजन के दौरान PM मोदी ने विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया और आदिवासी समाज के लोगों के लिए ये कई बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी किए। और इससे पहले जो बिहार चुनाव की जीत का जश्न मनाया गया देश की राजधानी दिल्ली में, इसमें भी संबोधन में PM मोदी बोले थे कि
कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी बन गई है। छठ को ड्रामा कहने वाले बिहार की इज्जत क्या करेंगे। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चली रही है। इस बीच देखिए, बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को 6 साल तक के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। बीजेपी की तरफ से ये सबसे बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। आर.के. सिंह बीजेपी से 6 साल तक के लिए निष्कासित किए गए हैं। सम्राट चौधरी को हत्या का आरोपी बताया था इन्होंने, और नीतीश सरकार पर घोटाले का आरोप भी लगाया है। तो बगावत के बाद बीजेपी ने इनको आउट कर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत से विदेशों में भी जाएगी अब 1.5 मीट्रिक टन चीनी। सरकार ने चीनी निर्यात की अनुमति दी, जिसके चलते कई चीनी कंपनियों से जुड़े स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। और बॉलीवुड से खबर आ रही, राजकुमार राव पत्रलेखा के घर गूंजी किलकारियां, इनकी यहाँ बेबी गर्ल का जन्म हुआ। मेनी कांग्रेट्स। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही, भारतीय बाजार में एंट्री करने के लिए तैयार है फिलिप्स। फोन से लेकर लैपटॉप तक कई सारे नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेगी अब फिलिप्स। और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के ग्राहकों को बड़ा झटका लगने वाला है। 1 दिसंबर से बंद हो जाएगा एसबीआई का एम कैश। जी हाँ दोस्तों, बैंक की तरफ से ऑफिशियली ये घोषणा की गई है कि एम कैश फीचर जो है अगले महीने 1 दिसंबर से बंद हो जाएगा। और इस बदलाव के बाद बिना लाभार्थी पंजीकरण किए मोबाइल नंबर या ईमेल के माध्यम से धनराशि नहीं भेज पाएंगे ग्राहक, है ना। इसके उलट एसबीआई ने यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस जैसे सुरक्षित भुगतान विकल्पों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। कुल मिलाकर ये जो एम कैश है, ये एसबीआई का एज ए ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का ही एक तरीका है जो बंद हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप एम कैश सुविधा क्या है और ये कैसे वर्क करती है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई कि अगर कोई आपको कॉल करके आपकी पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के लिए कहे तो अलर्ट हो जाएं, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा नवंबर से ही खुद केंद्र सरकार की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करवाए जा रहे हैं। तो 30 नवंबर तक तो ये अभियान ही चलेगा। लेकिन इस बीच कई लोगों की तरफ से इस तरह की शिकायतें देखने को मिल रही है कि फर्जी कॉल्स वगैरह आ रही है और ओटीपी, मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड की डिटेल वगैरह पूछी जा रही है। तो आपकी ये पर्सनल जानकारी बिल्कुल भी शेयर ना करें, ठीक है ना। सरकार की तरफ से आम लोगों को सतर्क किया इस बारे में, वरना इस पर्सनल जानकारी की शेयर करने से आपके प्राइवेसी और डेटा खतरे में पड़ सकते हैं। उल्टा आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं, समझ रहे हो। चलिए खबर देखिए। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर क्रिसमस से ही शुरू हो जाएगी कॉमर्शियल फ्लाइट्स। आकाशा की पहली फ्लाइट दिल्ली से और इंडिगो की फ्लाइट 10 शहरों को जोड़ेगी। 2026 तक 9 करोड़ पैसेंजर्स की कैपेसिटी भी बनेगी। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 25 दिसंबर से ही ये कॉमर्शियल फ्लाइट्स की आवाजाही शुरू हो जाएगी। तो अच्छी बात यह है कि इससे देश में हवाई यात्रा का बिजनेस और बढ़ेगा। दोस्तों, आजकल ट्रेडिंग और मार्केट एनालिसिस हर जगह डिस्कशन का टॉपिक बन गया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिगनर्स को समझ ही नहीं आता चार्ट्स का मतलब क्या होता है, मार्केट मूव क्यों करती है और एंट्री एग्जिट कहां लेनी चाहिए। मुझे रिसेंटली एक टेलीग्राम चैनल मिला, भागी, जहां एक एक्सपीरियंस ट्रेडर मार्केट को इतने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी समझ सकता है। हर दिन यहां आपको मिलती हैं लाइव मार्केट अपडेट्स, करंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और रियल टाइम सिग्नल्स। उनका एनालिसिस क्लियर और डायरेक्ट होता है, बिना अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस के। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये ट्रेडर लाइव ट्रेडिंग सेशन होस्ट करते हैं पॉकेट ब्रोकर पर, जहां आप लिटरली उनके साथ ट्रेड कर सकते हो। मतलब आपको सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्चुअल प्रैक्टिकल ट्रेडिंग देखने और सीखने का मौका मिलता है। तो अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, अपनी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना चाहते हो या बस कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो भागी का टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली चेक करो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ज्वाइन करो, ऑब्जर्व करो और खुद देखो कैसे एक प्रो ट्रेडर मार्केट को रीड करता है और प्रॉफिट निकालता है। ये चैनल उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो सीखना चाहते हैं स्मार्ट वे में रियल मार्केट से। और वहीं देखिए, सरकार कुछ नए नियम कानून मसौदे लेकर आ रही है। डेटा लेने से पहले कंपनियां बताएगी क्यों लिया, मतलब आपका कोई भी डेटा लिया जाएगा तो क्यों लिया और उस डेटा का क्या करेगी, ये जानकारी कंपनियों को देनी होगी। और बच्चों का अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाना है तो पेरेंट्स की सहमति अनुमति से ही बनेगा। दरअसल भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल DPDP एक्ट 2023 अब पूरे नियमों के साथ पूरी तरह से लागू हो चुका है हमारे देश में। और अभी एक दिन पहले सरकार ने इस नए कानून को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया। सरकार का कहना है कि ये नियम हमारे देश में आम लोगों की प्राइवेसी को मजबूत करने के साथ ही इनोवेशन और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। ये देख सकते हैं गवर्नमेंट द्वारा जारी प्रेस नोट भी, नोटिस डिटेल्स, पर्पस, डेटा एंड यूर राइट्स। तो इस DPDP एक्ट की 5 सबसे जरूरी अहम बातें यहाँ देख सकते हैं आप। कंपनियां कंसेंट के बिना डेटा नहीं ले पाएगी, डेटा सिर्फ जरूरी काम के लिए इस्तेमाल होगा और अपना डेटा कंट्रोल में रख पाएगी कंपनियां। डेटा लीक होने पर तुरंत कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी, शिकायत करना आसान होगा और पूरा सिस्टम डिजिटली वर्क करेगा। और भी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के 7 ये मुख्य सिद्धांत होंगे। डेटा में कंसेंट, ट्रांसपेरेंसी, पर्पस लिमिटेशन, डेटा मिनिमाइजेशन, एक्यूरेसी, स्टोरेज लिमिटेशन वगैरह वगैरह ना। कहने का मतलब कंपनियों की पूरी अकाउंटेबिलिटी होगी, जवाबदेही होगी ग्राहकों के डेटा के इस्तेमाल पर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही कि इस सप्ताह सोना 4694 रुपए महंगा हुआ और अभी सोने का भाव 1.25 लाख के आसपास चल रहा वापस, जबकि चांदी लगभग 11,000 रुपए तक महंगी होगी इसी सप्ताह। और अभी चांदी का रेट 1,59,367 रुपए प्रति किलोग्राम तक चल रहा है। क्योंकि आज संडे है तो ये वीकली साप्ताहिक रेट मैंने आपको बता दिया।
है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है वो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। एक केस पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग भी अग्रिम जमानत ले सकते हैं। जुवेनाइल कानून में मनाही का जिक्र नहीं है, जबकि अभी तक केवल 18+ ही जमानत के हकदार माने जाते हैं। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए नाबालिगों के हक में यह बड़ा फैसला सुनाया। यात्रा में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, एकता कपूर, राजपाल यादव और कथावाचक जया किशोरी समेत कई सारे बड़े नामी बंदे इस यात्रा में शामिल हुए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बॉलीवुड स्टार्स ने भी बाबा बागेश्वर धाम के साथ इस यात्रा में ढेर सारी बातें चीतें की। और यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि देश बाबर का नहीं है बल्कि राम का है। गद्दारी करने वाले जरा सुन लें कि अब बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में करनी सेना का मुख्यमंत्री हाउस की ओर कुछ देखने को मिला तो पुलिस ने रोका। बोले कि हमारी मांगे नहीं मानी तो भोपाल को नेपाल बना देंगे। 10 दिन का आश्वासन दिया गया फिलहाल उनको। दरअसल भोपाल में करनी सेना के आंदोलन के बीच भेजा गया 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हाउस से लौट आया है। और अभी जो करनी सेना ये सम्मेलन कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, इनके पीछे इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, देख सकते हैं आरक्षण वगैरह को लेकर भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए मुकेश अंबानी और बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन को भी न्योता दिया गया। पीएम मोदी इस दरमियान राम मंदिर के कारीगरों से भी मुलाकात करेंगे। 25 तारीख को आम लोग राम मंदिर के दर्शन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आने वाले 25 नवंबर को राम मंदिर में मंदिर निर्माण पूरा होने के लिए भव्य आयोजन किया जाना। राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन होगा और इसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। चलिए खबर देखिए। भारत मंडपम दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो चुका है और इसमें 19 नवंबर से आम लोग भी जा आ सकेंगे। 19 से 27 नवंबर तक ये आम लोगों के लिए खुला रहेगा ना। वहीं देखिए आंध्र प्रदेश में स्टोरेज बैटरी परियोजना के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के साथ भी एक समझौता हुआ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का, देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने लॉजिस्टिक्स सेवाओं के डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास के लिए भी एक समझौता करार किया है इस कंपनी के साथ। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत रूसी क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। अभी भी बीते महीने अक्टूबर में 22,000 करोड़ का इंपोर्ट किया क्रूड ऑयल। हालांकि अब खबर आ रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंधों का असर दिखेगा अगले महीने दिसंबर तक। लेकिन फिलहाल तो रूसी क्रूड ऑयल आयात के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर बना हुआ है, जबकि चाइना सबसे पहले नंबर पर है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में योगी सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रही है। 1 दिसंबर अगले महीने से ही ये नई योजना लागू होगी। दरअसल इस योजना का लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों ही तरह के उपभोक्ताओं को मिल पाएगा, घरेलू और वाणिज्य यानी कॉमर्शियल वालों को भी। योजना 1 दिसंबर से लागू की जाएगी और योजना है क्या आप समझिए। नाम ही इसका बिजली बिल राहत योजना है, जो कि 1 दिसंबर से शुरू होकर 28 फरवरी 2025 तक चलेगी पूरे प्रदेश भर में। तो इस योजना के तहत अगर आपका बिजली बिल का लोड वगैरह बढ़वाना है तो भी आपको यूपी सरकार की तरफ से छूट वगैरह दी जाएगी। और अगर आपका बकाया बिजली बिल है, पुराना या पुराने कुछ बिल बकाया है, तो उन पर भी विलंब शुल्क में 100% तक की छूट मिलेगी। तो आप यूपी गवर्नमेंट के बिजली विभाग के इस ऑफिशियल पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और विलंब शुल्क वगैरह में ये बिजली बिल माफी योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही। टाटा सियरा की धमाकेदार वापसी होने जा रही। 25 नवंबर को लॉन्च होगी नई एसयूवी। पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों ही वर्जन में मिलेगी आपको ये। वहीं देखिए हरियाणा में गार्ड ऑफ ऑनर का एक्सक्लूसिव कोड लागू हुआ, यानी कौन वीआईपी कितनी सलामी ले पाएगा, इसको लेकर भी नियम तय हो चुके हैं हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। राज्यपाल से लेकर डीसी, एसपी तक सबके लिए सम्मान के स्तर तय हुए हैं, देख सकते हैं आप। और वहीं खबर देखिए, भारत और वेनेजुएला महत्वपूर्ण खनिजों के लिए करेंगे सहयोग। आंध्र प्रदेश में लॉजिस्टिक्स डिजिटलीकरण के लिए समझौता हुआ है। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में 17 लाख से भी ज्यादा बेनामी खाते पड़े हैं। जम्मू कश्मीर में अनक्लेम्ड बैंक अकाउंट पाए गए 17,20,000 से भी ज्यादा, और इन खातों में जमा रकम तकरीबन 450 करोड़ से भी ज्यादा की है। खुद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से डेटा जारी किए गए और कहा कि ये अननाउन अनक्लेम्ड बैंक अकाउंट होल्डर्स जो हैं, इनके रिलेटिव्स वगैरह जल्द से जल्द संपर्क करें बैंक से, ताकि अनक्लेम्ड रकम को सही लोगों तक वापस बांटा जा सके ना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। महंगाई की मार ने अब बदली ट्रंप की नीति। कई खाद्य उत्पादों पर टैरिफ को खत्म कर दिया है। हाल ही में जो अमेरिका ने कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए, इस वजह से अमेरिका में खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई। तो देखिए, और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2 राज्यों में मेयर में हार भी हुई थी उनकी पार्टी की, क्योंकि टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी है। ये वजह की ट्रंप की हार होने लगी, तो अब टैरिफ पर पलटे ट्रंप। और देखिए, बीफ, कॉफी से लेकर कई सारे खाने पीने की चीजों पर टैरिफ हटा दिया है, क्योंकि अमेरिकियों को सालाना 8 लाख रुपए तक खर्च बढ़ रहा था इस टैरिफ की वजह से, क्योंकि अमेरिका ढेर सारी खाने पीने की चीजें दुनिया के कई देशों से इंपोर्ट करता है ना। वहीं देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है गाजा को 2 हिस्सों में बांटेगा अमेरिका। ग्रीन जोन पर इजराइल का कंट्रोल होगा और इसे दोबारा बसाया जाएगा। फिलिस्तीन को खंडहर रेड जोन मिलेगा। और खबर आ रही कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने विदेशी कर्मचारियों को सस्ता नौकर बताया। कहा
कहा कि हमें इनकी जरूरत नहीं है। H1B वीजा को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी कर रहा अमेरिका। और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए कि चाइना से नोट छपवा रहे हैं भारत के 5 पड़ोसी देश। नेपाल ने 43 करोड़ नोट प्रिंटिंग का ऑर्डर दिया। सस्ती छपाई से अमेरिका और ब्रिटेन का बाजार छिन रहा है और चाइना में नोट प्रिंटिंग का बाजार ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए जरा, भारत के अधिकांश पड़ोसी देश चाइना में ही अपनी करेंसी प्रिंट करवाते हैं। वहीं खबर आ रही बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना को सजा सुनाए जाने से ठीक पहले पूरे देश में हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश के 5 जिलों में हाईवे जाम लगा हुआ, आगजनी की जा रही है। राजधानी ढाका में सेना की 12 टुकड़ियां तैनात की गई हैं क्योंकि उनकी पार्टी के लोग और कई उनको चाहने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं ना। तो ये कुछ इंटरनेशनल माहौल चल रहा। और बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ज्यादातर राज्यों में ठंड बढ़ चुकी है। राजस्थान के 10 शहरों में सीजन का सबसे कम तापमान रहा। मध्य प्रदेश में भी शीतलहर का माहौल है। शहडोल 7 डिग्री के साथ सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। मध्य प्रदेश में तो सीजन में पहली बार पारा 6.5 डिग्री तक भी पहुंच चुका कुछ जिलों में तो। और इधर राजस्थान पूरा राज्य बर्फीली हवाओं से ठिठरा हुआ। पारा 5 डिग्री तक पहुंचा राजस्थान के कई जिलों में। आज और कल और शीतलहर चलने का अलर्ट है। यूपी के लिए अग्नि परीक्षा की तरह साबित होंगे क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल, असम समेत कई राज्यों में चुनाव में एनडीए की अग्नि परीक्षा होनी है ना। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में गरीब छात्रों के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ने के मौके बढ़ाए जाएंगे। नए सत्र से 4500 और निजी स्कूल भी आरटी के दायरे में आएंगे। यूपी सरकार की तरफ से नया प्लान है। और देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए इंडोनेशिया समेत कई देश उत्सुक हैं। 2027 में प्रदेश में लौटेगी भाजपा। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को भी कोर्ट में सुनवाई की एक और नई तारीख मिल चुकी है। वैसे ये मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट में टल चुका है और तारीख पे तारीख युवा भी परेशान हो चुके हैं। और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को परसों के दिन सुनवाई होनी है, फिर से नई तारीख। और वहीं खबर आ रही, भारत और वेनेजुला महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। आंध्र प्रदेश में लॉजिस्टिक्स डिजिटलीकरण के लिए भी समझौता हुआ। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि टेरिफ की मार झेल रहा है सोना व आभूषण क्षेत्र भी है। शादियों के सीजन और पश्चिमी देशों से मांग पर उम्मीद एक टिकी हुई है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो टेरिफ की वजह से इस ज्वेलरी इंडस्ट्री वगैरह में काफी गिरावट देखने को मिली है। भारत के एक्सपोर्ट पर भी बड़ा असर पड़ा। देखिए आप, अमेरिकी टेरिफ और सुस्त मांग का दोहरा झटका देखने को मिल रहा है। बीते महीने अक्टूबर में भारत का रत्न और आभूषण निर्यात 30% तक गिरा है, तो कहीं न कहीं एक्सपोर्ट कारोबारियों पर भी गहरा असर पड़ा है। और वहीं देखिए दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा दावा किया है। कहा कि नागालैंड में कॉर्पोरेट निवेश और कौशल विकास को मजबूती मिल रही है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ये बोली। और CII की रिपोर्ट देखिए, भारत अंगोला संबंधों पर सहमति बनी। मोजाम्बिक संघ व्यापार वार्ता आगे बढ़ेगी। आंध्र प्रदेश बना निवेश का नया हब। CII पार्टनरशिप समिट के दौरान दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी है। वहीं खबर है, फिल्म वाराणसी का टीजर रिलीज हुआ। हनुमान और श्री राम की मिली झलक। रुद्र के किरदार में दिखेंगे आपको साउथ एक्टर महेश बाबू। नंदी पर सवार होकर आते दिखे वो। और खबर है, काशी में उद्योग की छलांग। बनारस में 5 साल में खुली 32,000 नई फैक्ट्रियां। 500 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश हुआ। यूपी सरकार की तरफ से ऑफिशियली रिपोर्ट जारी की गई। तो इनसे हमारे देश में काफी युवाओं को रोजगार भी मिला, खास करके काशी वाराणसी वगैरह में। और खबर देखिए, बाजार एकाधिकार की साजिश में एप्पल और ओपन AI पर चलेगा केस। एंटी ट्रस्ट कानून का उल्लंघन का आरोप है कंपनी पर। मार्केट रेगुलेटर सेबी प्रमुख बोले, निवेशक जागरूकता व इक्विटी बाजारों में भागीदारी के बीच अंतर को पाटने की जरूरत है। वहीं देखिए, COP30 को लेकर भारत का कहना है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में बोला, भारत जलवायु वित्त देने की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं दुनिया के कई बड़े विकसित देश। वहीं खबरें, पूर्वी प्रचंड प्रहार। भारत चीन सीमा पर भी तीनों सेनाओं ने दिखाई ताकत। उड़ीसा में तटरक्षक बल का भी अभ्यास देखने को मिला और इंडियन आर्मी का ये युद्धाभ्यास चल रहा भी। SIR पर चुनाव आयोग ने डेटा जारी किए। कहा कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 95% से भी ज्यादा मतदाताओं तक फॉर्म पहुंच चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से SIR पर अपडेट दिया गया। वहीं खबर है दोस्तों, हमारे देश के विमानन क्षेत्र में आएगी बंपर नौकरियां। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बोले कि भारत को होगी 30,000 पायलटों की जरूरत। जैसे जैसे विमान और हवाई इंडस्ट्री बढ़ेगी, भारत में नई रोजगार भी क्रिएट होंगे। और खबर आ रही कि केवल सेना पर ही नहीं बल्कि कूटनीति, अर्थव्यवस्था और तकनीक पर भी निर्भर करती है किसी राष्ट्र की सुरक्षा। ये कहना हमारे देश के CDS जनरल अनिल चौहान का। बहुत ही अच्छी बात कही वाकई में उन्होंने। वहीं खबर देखिए कि स्नान के समय आपके नाक में कहीं पानी ना चला जाए। दिमागी बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच सरकार की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। केरल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह हाई अलर्ट जारी किया है कि नहाते समय पानी आपके नाक वगैरह में बिल्कुल ना जाने दें, क्योंकि नाक के जरिए वायरस आपके दिमाग में पहुंच सकता है और फिर आपको दिमागी बुखार हो सकती है। कई श्रद्धालुओं की मौत होने के बाद अब केरल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह हाई अलर्ट जारी किया है। और खबर देखिए, उत्तराखंड में छात्रों को अब नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले मिलेगी पाठ्य पुस्तकें। शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारी शुरू की और ऑर्डर भी जारी हो चुका है। चलिए अगला अपडेट देखिए, आधार कार्ड और वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया। और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से हलफनामा देते हुए कहा कि आधार कार्ड किसी भी तरह से नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वोट देने के लिए इन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है।
और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,